दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम हाजिर हैं और स्पेक्ट्रम के साथ आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। इकाई संख्या 7 यूनिट नंबर 7 का चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। 1919 से 1922 के मध्य अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध दो सशक्त जन आंदोलन चलाए गए थे। ये आंदोलन थे खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध दो सशक्त जन आंदोलन जो चलाए गए उनमें दो प्रमुख हैं, एक तो खिलाफत और असहयोग, और उसी के आधार पर इस चैप्टर का नाम है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। हालांकि ये दोनों आंदोलन पृथक पृथक मुद्दों को लेकर प्रारंभ हुए थे, किंतु दोनों ने ही संघर्ष के एक ही तरीके अहिंसक असहयोग का मार्ग अपनाया था। खिलाफत ने भी अहिंसक तरीके से असहयोग किया और असहयोग आंदोलन तो चूंकि नाम इसी पर हैं, किंतु दोनों ने ही संघर्ष के एक ही तरीके को अहिंसक असहयोग का मार्ग अपनाया था। यद्यपि खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं था, किंतु इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। पृष्ठभूमि। इन दोनों आंदोलनों की पृष्ठभूमि उन घटनाओं की श्रृंखला में निहित हैं जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय संदर्भ में उठाए गए कदमों के कारण घटित हुई थी। इन आंदोलनों के लिए 1919 का वर्ष सबसे महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस विशेष वर्ष में सरकारी नीतियों एवं गतिविधियों से भारतीय समाज का हर वर्ग असंतुष्ट और रुष्ट हो गया। इस सार्वजनिक असंतुष्टि के लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जिनका वर्णन इस प्रकार हैं। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयों से जनता त्रस्त हो गई थी। विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई थी। कस्बों और नगरों में रहने वाले मध्यम एवं निम्न मध्य वर्ग के लोग, दस्तकार, मजदूर, सभी महंगाई से परेशान हो गए थे। खाद्यान्नों की भारी कमी हो गई थी। मुद्रास्फीति बढ़ने लगी। औद्योगिक उत्पादन कम हो गया। लोग करों के बोझ से दब गए। समाज का लगभग हर वर्ग आर्थिक परेशानियों से जूझने लगा। इससे लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत हुईं। सूखे, महामारी और प्लेग से भी हजारों लोग मारे गए। दूसरा, रॉलेट एक्ट, पंजाब में मार्शल लॉ का आरोपण और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों के क्रूर एवं असभ्य रवैये को उजागर कर दिया। पंजाब में ज्यादतियों के संबंध में हंटर कमीशन की सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। तीसरा कारण है पंजाब में ज्यादतियाँ जो हुई तो पंजाब में ज्यादतियों के संबंध में हंटर कमीशन जो आया था, उस हंटर कमीशन की सिफारिशों जो थी, उन सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। उधर ब्रिटिश संसद, विशेषकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर के कृत्यों को उचित ठहराया गया था। जनरल डायर के कृत्यों को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है उचित ठहराया गया तथा मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के लिए 30,000 पाउंड की धनराशि एकत्रित की। मॉर्निंग जो पोस्ट है उसने 30,000 पाउंड की एकत्रित धनराशि की। ये सारी गतिविधियां अंग्रेजी शासन का पर्दाफाश करने के लिए पर्याप्त थीं। 1904 बिंदु है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का वास्तविक मकसद भी द्वैध शासन प्रणाली लागू करना था, न कि जनता को राहत पहुंचाना। इन सुधारों से स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराशा हुई। विश्व युद्ध के पश्चात हुई कई अन्य घटनाओं ने भी हिंदू मुस्लिम राजनीतिक एकीकरण के लिए व्यापक पृष्ठभूमि तैयार की। उसमें बहुत सारे हैं, जैसे लखनऊ समझौता 1916 में जो हुआ था। वो लखनऊ समझौता 1916 से क्या कहता है कि इससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सहयोग बढ़ा, लखनऊ समझौते से। इसके अलावा रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में समाज के अन्य वर्गों के साथ हिंदू और मुसलमान भी एक दूसरे के करीब आ गए। इसके अलावा मौलिक राष्ट्रवादी मुसलमान जैसे मोहम्मद अली, इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद, इसके अलावा हकीम अजमल खान, इसके अलावा हसन इमाम इत्यादि अलीगढ़ स्कूल के रूढ़िवादी विचारों से मुक्त होकर ज़्यादा प्रभावशाली हो गए, जिसके कारण मुस्लिम लीग पर अलीगढ़ स्कूल का प्रभाव कम होने लगा। युवा राष्ट्रवादियों ने भी उग्रवादी राष्ट्रवाद की वकालत की और राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने पर बल दिया।
वे साम्राज्य विरोधी भावनाओं से गहरे प्रभावित थे तथा साम्राज्यवादी दासता को समाप्त करना चाहते थे। इन्हीं सब गतिविधियों के परिदृश्य में खिलाफत का जन्म हुआ, जिसके साथ ही ऐतिहासिक असहयोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता के पटल पर उभरा। अब हम समझते हैं खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत के मुद्दे ने मौलिक राष्ट्रवादी रुझान के उदय की प्रक्रिया को मुसलमानों की युवा पीढ़ी तथा उन मुस्लिम शोधार्थियों के मध्य सुलभ बना दिया, जिनमें धीरे धीरे ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत हो रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत तुर्की के प्रति अंग्रेजों के रवैये से भारतीय मुसलमान अत्यंत उत्तेजित हो गए। न केवल भारतीय मुसलमान अपितु संपूर्ण मुस्लिम जगत तुर्की के खलीफा को अपना धार्मिक प्रमुख मानता था। ऐसे में स्वाभाविक था कि मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ थी। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया। तुर्की ने ब्रिटेन के खिलाफ जाकर के जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ तुर्की ने दिया। अतः युद्ध की समाप्ति के उपरांत ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर रवैया अपनाया, तुर्की को विभाजित कर दिया और खलीफा को पद से हटा दिया। ब्रिटेन के इस कदम से पूरे विश्व के मुसलमानों को रोष की लहर दौड़ गई। भारत में भी मुसलमानों ने ब्रिटेन के इस कदम की तीव्र आलोचना की और अंग्रेजों के सम्मुख निम्न मांगें रखी। पहली, मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर खलीफा के प्रभुत्व को पुनर्स्थापित किया जाए। दूसरा, खलीफा को प्रदेशों की पुनर्व्यवस्था कर अधिक भू क्षेत्र प्रदान किया जाए। 1919 के प्रारंभ में अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली, इसके अलावा मौलाना आज़ाद, इसके अलावा अजमल खान, इसके अलावा हसरत मोहानी, इन सब के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैये को बदलने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना था। इस प्रकार देशव्यापी प्रदर्शन के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। खिलाफत का विकास, असहयोग कार्यक्रम। कुछ समय तक खिलाफत के नेता इस आंदोलन के पक्ष में सभाओं, धरनों और याचिकाओं तक ही सीमित रहे, किंतु बाद में ये मांग जोर पकड़ने लगी कि अंग्रेजी शासन के विरोध में सशक्त प्रदर्शन किए जाएं, अंग्रेजों के साथ हर प्रकार से असहयोग की अवधारणा का पालन किया जाए। इस प्रकार खिलाफत का रुख धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई। साथ ही खिलाफत के नेताओं ने भी ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्धोपरांत संधि की शर्तें जब तक तुर्की के अनुकूल नहीं बनाई जाएंगी, तब तक वे सरकार के साथ किसी भी प्रकार के सहयोग की बात नहीं करेंगे। गांधी जी ने, जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे, इस मुद्दे को भारतीयों में एकता स्थापित करने तथा सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन घोषित करने के लिए एक उपयुक्त मंच के रूप में देखा। खिलाफत के प्रश्न पर कांग्रेस का रवैया। ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए उसे कांग्रेस का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। हालांकि गांधी जी खिलाफत के प्रति पूर्ण समर्थित थे। गांधी जी खिलाफत के प्रति पूर्ण समर्थित थे। इस मुद्दे को लेकर सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे, किंतु कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर सर्वसम्मति का अभाव था। बाल गंगाधर तिलक ने धार्मिक मुद्दों पर मुस्लिम नेताओं के साथ संधि करने का विरोध जताया। साथ ही वे सत्याग्रह को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने के प्रति भी आशंकित थे। प्रोफेसर रविंद्र कुमार के अनुसार गांधी जी ने तिलक को सत्याग्रह की विशिष्टताओं से परिचित कराने के लिए अथक प्रयास किया तथा इसकी खूबियों के संबंध में उन सभी शंकाओं को दूर किया। इसके साथ ही खिलाफत के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय से संधि करने का औचित्य भी तिलक को समझाया। कुछ अन्य राज्यों में भी गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम का विरोध किया गया। यद्यपि बाद में कांग्रेस इस मुद्दे पर झुक गई और उसने गांधी जी के राजनीतिक कार्यक्रम के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। कांग्रेस द्वारा खिलाफत के मुद्दे पर लचीला रुख अपनाना तथा गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम में समर्थन प्रदान करने के कई कारण थे। अब कांग्रेस के द्वारा खिलाफत के मुद्दों पर लचीला रुख अपनाने और गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को समर्थन प्रदान करने के कई कारण थे। तो कांग्रेस कैसे झुकी? बहुत कारणों में से पहला कारण देखिए, यह महसूस किया गया कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने तथा मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने के लिए स्वर्णिम अवसर हैं। इस प्रकार अब समाज के विभिन्न वर्ग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसान, शिल्पकार, पूंजीपति, जनजातियां, महिलाएं, युवा, विद्यार्थी इत्यादि लोगों ने विदेश के शासन की उपस्थिति को महसूस किया। अपनी दुर्दशा के लिए उसे उत्तरदायी मानते हुए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की प्रेरणा ली। दूसरा कारण, संवैधानिक तरीके से संघर्ष जारी रखने के लिए कांग्रेस का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा था।
विशेष रूप से पंजाब की घटनाओं के संबंध में हंटर कमीशन की भेदभावपूर्ण और दमनकारी सिफारिशों के सरकार के प्रति उनका मोह भंग हो गया था। इसके अलावा कांग्रेस इस बात से भलीभांति परिचित थी कि भारतीय अपने असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए उचित अवसर की तलाश में थे। अब हम देखिए कांग्रेस को मुस्लिम लीग का समर्थन कैसे मिला, वो देखते हैं। राजनीतिक प्रश्न के मुद्दे पर आंदोलन चलाने के लिए मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को पूर्ण समर्थन देने का निश्चय किया। अब ये बन गया असहयोग खिलाफत आंदोलन। खिलाफत क्या है? मूलतः मुसलमानों का था, असहयोग गांधी जी का, कांग्रेस का। फरवरी 1920 के प्रारंभ में हिंदू और मुस्लिमों के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय से मुलाकात की तथा उनके खिलाफत के प्रश्न को हल करने की मांग की, किंतु इस मिशन से कोई लाभ नहीं हुआ। फरवरी 1920 में गांधी जी ने घोषणा की कि पंजाब का मुद्दा गलत है, अतः सरकार अमृतसर हत्याकांड के लिए खेद प्रकट करे और पंजाब में हुई ज्यादतियों का निराकरण करें। तुर्की के प्रति अपने व्यवहार को नरम करें, भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कोई नवीन योजना प्रस्तुत करें। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तो वे असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। मई 1920 में तुर्की के साथ सेब्रिज की संधि की गई। इस संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इस अधिवेशन में स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया तथा गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा गया। 31 अगस्त 1920 में खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी। दुर्भाग्यवश 31 अगस्त 1920 में ये जो थे, दुर्भाग्यवश 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। 1 अगस्त 1920 को हो गया और 31 अगस्त 1920 को ये जो खिलाफत समिति है जिसने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी, तो बाल गंगाधर तिलक साहब 1 अगस्त 1920 को ही चल बसे और शुरू हुआ 31 अगस्त को। अब सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। सितंबर 1920 इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पंजाब एवं खिलाफत के मुद्दे को हल किए जाने तथा स्वराज्य की स्थापना होने तक असहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान की। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने निम्न कार्यक्रम तय किए। पहला, सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार। दूसरा, न्यायालयों का बहिष्कार, पंचायतों के माध्यम से न्याय कार्य। इसके अलावा विधान परिषदों का बहिष्कार। यद्यपि इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं में मतभेद थे तथा वे इस कार्यक्रम के असहयोग कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाने के विरोध कर रहे थे। ठीक, विरोधियों में सबसे प्रमुख नाम CR दास का था। CR दास, चित्तरंजन दास शायद ये हैं। और कुछ ही दिनों में नवंबर 1920 में बाद विधान परिषदों के चुनाव होने वाले थे, लेकिन बहिष्कार के विचार से असहमति रखने वाले नेताओं ने भी कांग्रेस के अनुशासन का पालन किया और चुनावों का बहिष्कार किया। अधिकांश मतदाताओं में भी इस चुनाव में भाग नहीं लिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, उसके स्थान पर खादी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा, चरखा कातने को प्रोत्साहित किया गया। सरकारी उपाधियों, अवैतनिक पदों का परित्याग किया गया। सरकारी सेवाओं का परित्याग किया गया। सरकारी करों और का भुगतान न किया गया। सरकार और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया गया। सैनिक, मजदूर, क्लर्कों का मेसोपोटामिया में कार्य करने के लिए न जाना। संपूर्ण आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने के लिए एवं अस्पृश्यता को दूर करने के लिए सराहनीय प्रयास किया। पूरे कार्यक्रम में अहिंसा को सर्वोपरि रखा गया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्य का अनुमोदन कर दिया गया और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति के लिए अपने लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके के स्वराज्य प्राप्ति के लक्ष्य को घोषित कर दिया। ठीक है, कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से स्वराज्य प्राप्ति के लक्ष्य घोषित कर दिया। इस प्रकार कांग्रेस ने संवैधानिक दायरे से बाहर जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार दिया। ठीक है, शांतिपूर्ण और न्यायोचित तरीके से स्वराज्य प्राप्ति संवैधानिक तरीके से नहीं होगी। इसका मतलब है कि संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर भी जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार कर दिया कांग्रेस ने 1920 में दिसंबर में, और नागपुर अधिवेशन में ऐसा किया गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया गया इसमें। और इसके अलावा देखें तो कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन भी किए गए। अब कांग्रेस के रोज़मर्रा के क्रियाकलापों को देखने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति CWC गठित की गई। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन किया गया। गांवों और कस्बों में भी कांग्रेस समितियों का गठन किया गया। सदस्यता फीस 4 आना साल कर दी गई। ठीक, सालाना 4 आना इस तरह से। तो
तो प्रांतीय कमेटियाँ बनेगी 15 सदस्यीय CWC करके एक कमेटी बनी। इसके अलावा गांधी जी ने घोषणा की कि यदि पूरी तन्मयता से असहयोग आंदोलन चलाया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। क्रांतिकारियों के कई संगठनों, मुख्यतया बंगाल के क्रांतिकारी संगठनों ने कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरा समर्थन देने की घोषणा की, किंतु इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, GS कारपेट और BC पाल ने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि वे संवैधानिक एवं न्यायपूर्ण ढंग से संघर्ष चला जाने के पक्षधर थे। ठीक, जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन कर दिया। इसके पश्चात राष्ट्रीय राजनीति में उनका योगदान नाम मात्र का रह गया। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन करने तथा खिलाफत कमेटी द्वारा इसे पूर्ण समर्थन दिए जाने की घोषणा से इसमें नई ऊर्जा का संचार हो गया। इसके पश्चात वर्ष 1921 वर्ष 1922 में पूरे देश में अप्रत्याशित लोकप्रियता मिली इसे। आंदोलन का प्रसार। गांधी जी ने खिलाफत नेता अली बंधुओं के साथ पूरे देश का दौरा किया, सैकड़ों सभाओं को संबोधित किया, सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया, हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया, राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों में भर्ती हो गए। उस समय देश में 800 राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज थे। शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार में पश्चिम बंगाल अग्रणी रहा। कलकत्ता के विद्यार्थियों ने राज्यव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। उनकी मांग थी कि स्कूल के प्रबंधक सरकार से अपना नाता तोड़ दें। पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विभिन्न राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बन गए। बोस साहब नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य। इसके अलावा जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंजाब, बम्बई, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, असम में भी इस तरह के कार्यक्रम चलाए गए। पंजाब, बम्बई, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और ऊपर असम। देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशम, राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई। थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा रह गया। विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने भी दिए गए। विदेशी शराब की दुकानों, ताड़ी की दुकानों पर भी धरने आयोजित किए गए। महात्मा गांधी ने केसर हिंद का पदक त्याग दिया। ठीक है, केसर हिंद महात्मा गांधी जी ने पदक त्याग दिया। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को कोष इकट्ठा करने का आदेश दिया। तिलक स्वराज्य फंड अपने लक्ष्य से भी आगे निकल गया और उसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा धन एकत्रित किया गया। चरखे और खादी का खूब प्रचार हुआ। कांग्रेस की स्वयंसेवी सेनाएं समानांतर पुलिस की तरह कार्य करने लगीं। जुलाई 1921 में कराची में खिलाफत आंदोलन में अली बंधुओं ने घोषणा की कि किसी भी मुसलमान का सेना में रहना धर्म के खिलाफ है। किसी भी मुसलमान का सेना में रहना धर्म के खिलाफ है, तो मुसलमानों को सेना से त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसके कारण सितंबर में अली बंधुओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और 4 अक्टूबर को गांधी जी ने कांग्रेस के 47 वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बयान जारी कर अली बंधुओं के बयान की पुष्टि की तथा सभी भारतीय नागरिकों और सैनिकों से उपनिवेशी शासन से सभी प्रकार के संबंध तोड़ देने का आह्वान किया। दूसरे दिन कांग्रेस कार्यकारिणी ने भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया और स्थानीय कांग्रेस समितियों को भी इस तरह का प्रस्ताव पारित करने को कहा गया। इसके पश्चात कांग्रेस ने स्थानीय कांग्रेस समितियों को इजाज़त दे दी कि जब भी उन्हें लगे कि जनता कानून अवज्ञा के लिए तैयार हैं, वे आंदोलन प्रारंभ कर सकती हैं। इस समय मिदनापुर बंगाल, गुंटूर आंध्र प्रदेश, गुंटूर के चेरालापेराला तथा पेडांडीपाडू तो पेडानंडीपाडू तालुका में यूनियन बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ कर अदा न करने का आंदोलन से पहले ही चल रहा था। मतलब स्थानीय कांग्रेस समितियों को इजाज़त दे दी गई कि वो उन्हें लगता है कि जनता कानून अवज्ञा के लिए तैयार हैं, आंदोलन कभी भी प्रारंभ कर सकती हैं जब भी उन्हें उचित लगे। ठीक है, इस समय मिदनापुर बंगाल में और गुंटूर आंध्र प्रदेश के चेरालापेराला तथा पेडानंडीपाडू तालुका में यूनियन बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ कर अदा न करने का आंदोलन पहले से ही चल रहा था। असम में चाय बागान के मजदूर, स्टीमर पर काम करने वाले मजदूर,
असम बंगाल रेलवे के कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर दी। बंगाल के एक राष्ट्रवादी नेता जे.एम. सेनगुप्ता की इस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 17 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे के विरोध में विभिन्न स्थानों पर हड़तालों और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। इसके बाद पूरे बम्बई समेत कई स्थानों पर हिंसक वारदातें, पुलिस के साथ झड़पें हुई। असहयोग आंदोलन धीरे धीरे प्रभावी होता जा रहा था। कई स्थानीय आंदोलनों में इसमें ऊर्जा भर दी। इसमें अवध किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश, एका आंदोलन उत्तर प्रदेश, मोपला विद्रोह मालाबार, पंजाब से महंतों के निष्कासन की मांग को लेकर चलाया गया सिखों का आंदोलन महत्वपूर्ण था। जन प्रतिक्रिया देखते हैं। आंदोलन में समाज के प्रत्येक वर्ग ने भाग लिया। मध्य वर्ग देखें तो मध्य वर्ग के लोगों ने आंदोलन के प्रारंभ में इन आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन गांधी जी के कार्यक्रम को लेकर वे अधिक स्पष्ट नहीं थे। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जो अभिजात राजनीति के केंद्र थे, जैसे स्थानों पर गांधी जी ने आह्वान का प्रत्युत्तर बेहद सीमित था। सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र देने, उपाधियों को लौटाने इत्यादि जैसे आह्वान को हल्के में लिया गया। भारतीय राजनीति में अपेक्षाकृत नवागंतुकों ने आंदोलन में अपने हितों और मनोकांक्षाओं को ढूंढा। बिहार में राजेंद्र प्रसाद, गुजरात में वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन को ठोस समर्थन प्रदान किया। वस्तुतः उनके जैसे नेताओं ने औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध लड़ाई में असहयोग आंदोलन को उग्रवाद के समर्थन राजनीतिक विकल्प रूप में देखा। बिहार में राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब देखते हैं व्यावसायिक वर्ग। तो लोगों की प्रतिक्रिया में व्यावसायिक वर्ग क्या है? आर्थिक बहिष्कार को लेकर भारतीय व्यवसायी वर्ग से समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्हें राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी के उपयोग पर बल से लाभ हुआ था। लेकिन बड़े उद्योगपतियों का एक वर्ग इस आंदोलन के प्रति संशयवादी रहा। उन्हें अपने कारखानों में श्रमिक असंतोष, विद्रोह का भय था। किसानों को देखें तो इस आंदोलन में किसानों की सहभागिता व्यापक थी। यद्यपि किसान वर्ग संघर्ष के खिलाफ थी, लोगों ने इस बाधा को हटा दिया। बिहार में निम्न एवं ऊंची जाति के बीच छूत का मामला असहयोग आंदोलन में लुप्त हो गया। सामान्यतः किसान भूमिपति व्यापारियों के विरुद्ध हो गए। इस आंदोलन ने परेशान जनता को ब्रिटिश शासन और साथ ही साथ भारतीय स्वामियों यानी भूपतियों और व्यापारियों के खिलाफ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। विद्यार्थी वर्ग देखें तो विद्यार्थियों ने आंदोलन में सक्रिय एवं स्वैच्छिक भूमिका निभाई। उनमें से अधिक ने सरकारी विद्यालयों और कॉलेजों को छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश लिया। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया और अन्य जैसे नवीन संस्थानों में कई विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। महिलाओं का देखें तो महिलाओं ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तिलक फंड में अपने आभूषण दान दिए। उन्हें बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया। विदेशी कपड़े, शराब बेचने के लिए दुकानों के आदि धरना दिया। हिंदू मुस्लिम एकता देखें तो मोपिला उपद्रव जैसी घटनाओं के बावजूद मुसलमानों की आंदोलन में व्यापक सहभागिता और सांप्रदायिक एकता का प्रदर्शन बड़ी उपलब्धि थी। कई स्थानों पर गिरफ्तार लोगों में 2/3 मुसलमान थे। इस प्रकार की सहभागिता न तो अतीत में और न ही भविष्य में देखने को मिली। आंदोलन में गांधी जी अन्य नेताओं ने मस्जिद में मुसलमान संप्रदाय को संबोधित किया और यहाँ तक कि गांधी जी एकमात्र नेता थे जिन्हें बिना आंखों पर पट्टी बांधे मुस्लिम महिलाओं को जनसभा को संबोधित करने की अनुमति दी गई। ठीक है। सरकार की प्रतिक्रिया देखें तो मई 1921 में गांधी जी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग के मध्य वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता में रीडिंग ने सरकार की ओर से गांधी से मांग की कि भारी बंधुओं से अपने उस भाषण को वापस लेने में आग्रह करें जिसके कारण व्यापक पैमाने पर हिंसा हो रही थी। गांधी जी ने महसूस किया कि सरकार उनके एवं खिलाफत नेताओं के मध्य दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है, अतः उन्होंने सरकार की मांग को ठुकरा दिया। इसके पश्चात दिसंबर में सरकार ने आंदोलनकारियों के विरुद्ध दमनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी। स्वयंसेवी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया। गांधी जी समेत अनेक नेता गिरफ्तार कर लिए गए। आंदोलन का अंतिम चरण। उधर गांधी जी पर राष्ट्रीय स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए दबाव पड़ने लगा। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के तहत अध्यक्ष जो हैं हालांकि CR दास थे, किंतु उसके जेल में होने के कारण हकीम जो हैं अजमल खान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी को अवज्ञा का लक्ष्य, समय एवं भावी रणनीति तय करने का पूर्ण अधिकार दे दिया। उधर कांग्रेस के रुख में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा था। जनवरी 1922 में सर्वदलीय सम्मेलन की अपील, गांधी जी द्वारा वायसराय को फिर से लिखे गए पत्र का भी सरकार पर कोई असर या कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार देखिए 2 बिंदु बता रखे हैं।
यदि सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा कर नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करेगी, यदि सरकार प्रेस से नियंत्रण नहीं हटाएगी, तो देशव्यापी सविनय या अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे हम। ठीक है, यह आंदोलन सूरत के बारदोली तालुका से प्रारंभ होने वाला था, किंतु इस आंदोलन के प्रारंभ होने से पूर्व ही चोरा चोरी की घटना हो गई और संपूर्ण परिदृश्य ही बदल गया। चोरा चोरी कांड 1922। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी नाम के एक छोटे से गांव में ये घटना हुई और इस घटना का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए दर्ज करा दिया गया। 5 फरवरी 1922 गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश, चोरा चोरी कांड। ये घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि गांधी जी का बहुप्रतीक्षित सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 6 साल के लिए स्थगित हो गया। पुलिस ने यहाँ स्वयं सेवक दलों के कुछ नेताओं को बुरी तरह से पीटा, क्योंकि ये लोग शराब की बिक्री एवं खाद्यान्न के मूल्यों में हुई वृद्धि का विरोध करने हेतु प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों के एक जत्थे ने पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस की गोलाबारी से सारे लोग उत्तेजित हो गए और पुलिस पर आक्रमण कर दिया। सिपाही भागकर थाने में घुस गए और भीड़ ने थाने में भी आग लगा दी। जो सिपाही भागने के प्रयास से बाहर आए थे, उन्हें भीड़ ने भी मार डाला, पुनः आग में फेंक दिया। इस हिंसक घटना ने 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी इस घटना से बेहद अत्यंत दुखी हुए और तुरंत आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। फरवरी 1922 में बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता हो। साथ ही प्रस्ताव में कई रचनात्मक कार्यों को प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इस खादी को लोकप्रिय बनाना, राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना, शराबबंदी के समर्थन में अभियान, अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु अभियान, हिंदू मुस्लिम एकता को बल देने जैसे कार्यक्रम शामिल थे। अनेक राष्ट्रवादी नेताओं जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के निर्णय से अपनी असहमति प्रकट की। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। गांधी जी ने इस अवसर पर ऐतिहासिक भाषण में कहा कि यदि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यह एहसास हुआ कि कानून के उल्लंघन या विचारपूर्वक हिंसा के लिए मैं प्रसन्न होकर यहाँ सजा पा सकता हूँ, और मुझे लगा कि इस अवसर पर एक सच्चे नागरिक का यही प्रथम कर्तव्य है। ठीक है, गांधी जी के आंदोलन वापस क्यों लिया? गांधी जी ने महसूस किया कि भारतीयों में अभी भी अहिंसा के सिद्धांत को अच्छी तरह से नहीं सीखा है, मतलब भारतीय समाज, या पूर्ण रूप से वे नहीं समझ सके हैं। ठीक है, उन्हें लगा कि आंदोलन बागडोर उनके हाथों से निकलकर अहिंसक हाथों में जाने वाली है। उनका मानना था कि हिंसक आंदोलन को सरकार द्वारा राज्य के हितों की रक्षा के बहाने से आसानी से कुचला जा सकता है। इसके पीछे सरकार को ये तर्क दे सकती है कि हिंसा को दबाने के लिए हथियारों को सहारा लेना उनकी व्यवस्था थी। गांधी जी को आशंका थी कि इस तरह की कार्यवाहियों से असहयोग आंदोलन की पूरी रणनीति विफल हो जाएगी। गांधी जी के अहिंसक आंदोलन की रणनीति ये थी कि शांतिपूर्ण आंदोलन के विरुद्ध यदि उपनिवेशी सरकार दमन का सहारा लेगी तो भावनात्मक तौर पर भारतीय इसके विरुद्ध हो जाएंगे और सरकार का वास्तविक चेहरा अनावृत हो जाएगा। आंदोलन धीरे धीरे उबाऊ और थकाने वाला बन रहा था। ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि सरकार किसी प्रकार से समझौतेवादी रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। इन परिस्थितियों में इतने व्यापक स्तर पर चल रहे आंदोलन को बहुत ज़्यादा नहीं खींचा जा सकता था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा खिलाफत भी कुछ समय बाद अप्रासंगिक हो गया। नवंबर 1922 में तुर्की की जनता ने मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और सुल्तान के राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए। खलीफा का पद समाप्त कर तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कर दी गई। संपूर्ण तुर्की में यूरोप की तर्ज पर विधिक व्यवस्था की स्थापना की गई। महिलाओं को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया गया। आधुनिक उद्योगों एवं कृषि को प्रोत्साहित किया गया। 1924 में खलीफा का पद पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया गया। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन। इस आंदोलन ने शहरी मुसलमानों एवं राष्ट्रीय आंदोलनों की मुख्य धारा में सम्मिलित किया, मतलब शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में सम्मिलित किया, किंतु कुछ अर्थों में इसने राष्ट्रीय राजनीति का सांप्रदायिकरण भी किया। मुसलमानों की भागीदारी ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया, किंतु बाद के वर्षों में जब सांप्रदायिकता ने जोर पकड़ा तो राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिक सौहार्द का ये चरित्र बरकरार न रह सका। आंदोलन के नेता मुसलमानों की धार्मिक तथा राजनीतिक चेतना को धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चेतना के साथ विकसित करने में भी असफल रहे। असहयोग आंदोलन में पहली बार पूरे राष्ट्र की जनता को एक सूत्र में बांधा। आंदोलन से सिद्ध हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ चुनिंदा लोगों की ही नहीं, अभी तो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। आंदोलन ने देश के कोने कोने में अपना प्रभाव डाला और कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ आंदोलन के प्रभाव न पहुँचा हो, अछूती रह गई हो।
आंदोलन में समाज के हर वर्ग, कृषक, शहरी, ग्रामीण, दस्तकार, बुद्धिजीवी, छात्र, गरीब, वृद्ध, बच्चे, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिला इत्यादि सभी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आंदोलन ने देश की जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया और उनमें स्वतंत्रता की भूख जगाई। आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि भारत के लोगों राजनीतिक संघर्ष प्रारंभ कर सकते हैं और गुलामी की दास्तां से मुक्ति पाने के लिए राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक संघर्ष कर सकता है। इससे अंग्रेजों की ये भ्रांत धारणा भी टूट गई कि भारतीयों में चेतना का अभाव है, रास्ता की त्रासदी को वे अपना भाग्य की नीति मानते हैं। उपनिवेशी शासन दो मिथ्या अवधारणाओं पर आधारित था। पहली अवधारणा ये थी कि विदेशी शासन भारतीयों के हित में है और दूसरा कि वह अजेय हैं, उसे कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। प्रथम मिथक को नरमपंथी राष्ट्रवादियों की सरकार के आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति को उजागर कर पहले ही तोड़ दिया था। ठीक है, प्रथम उनकी यह अवधारणा था कि हित में था, तो उन्होंने राष्ट्रवादी जो थे उन्होंने पहले ये धारणा तोड़ दी। दूसरा मिथक जो है उसको आंदोलन ने सत्याग्रह के द्वारा कड़ी चुनौती दी और जड़ों को हिलाकर रख दिया। इस प्रकार आंदोलन के पश्चात भारतीयों का साम्राज्यवादी शासन से भय जाता रहा और वे स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रति पूर्ण रूप से लालायित हो गए। सारांश ये है कि खिलाफत असहयोग आंदोलन जो है उसकी 3 मांगे थी। तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो, दूसरा सरकार पंजाब में हुई ज्यादतियों का निराकरण करे, तीसरा स्वराज्य की स्थापना। अब प्रयुक्त की गई तकनीकें देखें तो पहले यह सरकारी शिक्षण संस्थाओं, सरकारी न्यायालयों, नगर पालिकाओं, सरकारी सेवाओं, शराब, इसके अलावा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों, पंचायतों की स्थापना, खादी के उपयोग को प्रोत्साहन, आंदोलन के द्वितीय चरण में कर न अदायगी कार्यक्रम, ये सब शामिल थे प्रयुक्त की गई तकनीकों में। अब हम समझते हैं कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 का, दिसंबर 1920 का। कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से स्वराज्य प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया। आंदोलन का प्रसार देखें तो जन प्रतिक्रियावादी, मध्य वर्ग और व्यावसायिक वर्ग और किसान, इन सब पर अलग अलग व्यवहार पड़ा। विद्यार्थी और महिलाओं पर भी हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। सरकार की प्रतिक्रिया जो है उनकी देखने को मिली। आंदोलन का अंतिम चरण जो है चोरा चोरी कांड फरवरी 1922 को हुआ। क्रुद्ध भीड़ द्वारा हिंसक घटनाएं, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और खिलाफत और असहयोग आंदोलन का जो मूल्यांकन है वो भी इस अध्याय में शामिल था। इसके बाद अध्याय संख्या 17 जो है 1920 के दशक में स्वराजी समाजवादी विचार एवं अन्य नवीन शक्तियों का उदय, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।